सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल फिर एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में और नए सेगमेंट में। उम्मीद है कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे और भैया पढ़ाई कर रहे होंगे लगातार। संवैधानिक अनुसूचियों को जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही संवैधानिक की प्रस्तावना और कैबिनेट मिशन को पढ़ लीजिए, उसका भी रिवीजन कराएंगे ऑफलाइन सेंटर में आपके साथ में। आज का जो क्लास है हमारा वो संविधान का ही क्लास है और संवैधानिक क्लास में आज हम पढ़ेंगे विदेशी प्रभाव। विदेशों से कौन से देशों से हमने कौन कौन सी चीज़ों को अपनाया है, कौन से सोर्स को अपनाया, भारतीय संविधान में शामिल किया है, और उसके अलावा कुछ संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे जो कि प्रश्नों में पूछ ली जाती है आपसे कहीं ना कहीं, है ना। भारतीय संविधान में दाखिल होने से पहले, अंदर जाने से पहले, पढ़ने से पहले उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में यही आता है कि विशेषता क्या क्या है ना, क्या विशेषता है जो संविधान को दूसरे देशों से अलग करती है। वो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं उनको आपको एक एक करके बताऊंगा और आराम से आप नोट कर लेंगे और क्लास को सबसे पहले शेयर कर देंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। तो देखते हैं, क्लास का नाम है आज हमारा विदेशी प्रभाव और संविधान की विशेषताएं, दोनों को कंबाइंड रूप से लिया है इस क्लास में। टॉपिक में पढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो देखिए, टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, हमारा हेडिंग आपके सामने संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले भारत में जो प्रणाली है वो कैसी है, संघात्मक शासन प्रणाली का देश है भारत। भारतीय संविधान कैसा है, संघात्मक शासन प्रणाली का देश है। संघात्मक व्यवस्था कौन से देश से अपनाई है, ये विशेषता भी आप इसे पढ़ सकते हैं आप। ये विशेषता है भारतीय संविधान की, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है ये, और इस विशेषता को हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कौन से देश के संविधान से, कनाडा के संविधान से इस विशेषता को हमने अपनाया है, संघात्मक शासन प्रणाली को। पहला ही पॉइंट है, लिख लेना। कौन से देश के संविधान से, कनाडा के संविधान से हमने अपनाया है या कनाडा से लिया है, आप ऐसे पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। संघात्मक शासन का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकारें कितनी काम करती है हमारे यहाँ। एक तो भारत सरकार काम करती है भारत में, जैसे केंद्र सरकार बोल सकते हैं या संघ सरकार कह सकते हैं, और उसके अलावा राज्य सरकारें काम करती है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में क्या होगा, शक्तियों का बराबर बराबर विभाजन होगा, बंटवारा होगा, ठीक है। संघात्मक शासन का मतलब यह है कि शक्तियों का बराबर विभाजन होना चाहिए सरकारों के मध्य में। इसी स्ट्रक्चर पर, इसी ढांचे पर भारत का संविधान कार्य करता है और भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है संघवाद। कौन सी विशेषता है, संघवाद, है ना। हालांकि एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम केसी वीर था, उनको भी मैं आगे चल के लिखाऊंगा। उन्होंने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था, क्योंकि हमारे देश की जो ज्यादातर व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक जो बड़े बड़े पद हैं, उनका जो कंट्रोल है वो भारत सरकार के अंडर में आता है, या बड़ी बड़ी जो एजेंसी हैं या संवैधानिक पद हैं उनका कंट्रोल प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से कैसा भी बोल सकते हैं हम, भारत के संविधान को एकात्मक भी बोलते हैं, मतलब एक तरफ ज्यादा झुकाव है शक्तियों का और राज्यों पे वो शक्तियां नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके हाथ में आता है भाई, मुख्यमंत्री तो कर नहीं सकता है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश तो कर नहीं सकता है, राज्य की मशीनरी तो करती नहीं है ना, राज्य की मंत्रिपरिषद करती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसके हाथों में है, प्रधानमंत्री जी के हाथों में। डायरेक्ट आप समझोगे तो इनडायरेक्ट रूप से संविधान के तरीके से पढ़ा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 155 के द्वारा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं नाम कहां से आते हैं, पीएमओ से, प्रधानमंत्री आवास से, प्रधानमंत्री दफ्तर से। तो इसी तरीके से जैसे राज्यपाल को अपॉइंट करने की शक्ति है, ऐसे बहुत सारी अन्य भी शक्तियां हैं जो भारत सरकार के कंट्रोल में, जो कि राज्य सरकारों पर नहीं है। तो इस प्रकार से केसी वीर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान कैसा है, अर्ध संघात्मक है, पूरा संघात्मक नहीं है। पूरा का मतलब ये हो गया कि आधी आधी शक्तियां हैं भैया, भारत सरकार अपने तरीके से काम करती है, उनके पास है, और राज्य सरकार है अपना। तो संघात्मक स्ट्रक्चर पर भारत का संविधान काम करता है, ये समझ लीजिए। और कौन से देश से अपनाई है ये व्यवस्था, कनाडा से अपनाई है, नंबर 1। सेकंड बात करते हैं, भारत के संविधान में दूसरी व्यवस्था जैसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। आराम से लिखना, न्यायिक, न्यायिक शब्द आप समझ रहे हैं, तो न्यायपालिका की बात हो रही है यहाँ, क्या की बात हो रही है, न्यायपालिका की, न्यायिक शब्द लिख रहा है ना। और पीछे लिखा है पुनरावलोकन, अवलोकन मतलब जांचना, पता करना, एग्जामिन करना की प्रणाली का भी प्रावधान है भारतीय संविधान में। न्यायिक पुनरावलोकन ये एक विशेषता हमारे देश की विशेषता है। तो कौन से देश से अपनाई है, ये हमने अमेरिका से अपनाई है, लिख लेना आप आंसर में, वहां पे नहीं है तो मैं बताता चल रहा हूं आपको। अमेरिका के संविधान से हमने इस व्यवस्था को अपनाया है, इसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब है कि जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, भारत सरकार ने संसद के माध्यम से कोई कानून बनाया और उस कानून में कहीं ना कहीं वो भारत के जनता को अहित कर रहा है, उस कानून पर समीक्षा की जा सकती है, उस कानून की न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा।
तो न्यायपालिका को ये शक्ति है कि न्यायपालिका उन विधेयकों को, और विधेयक बनने के बाद क्या बनते हैं, कानूनों को जांच कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है ना, उनका पुनरावलोकन कर सकती है, मतलब दोबारा से उनको जांच सकती है। तो ये भी शक्ति है भारत में, संविधान की विशेषता है। ठीक है, और कौन से देश से अपनाई है जी हमने, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का, एकल नागरिकता। कौन से देश से अपनाई है जी हमने, लिख लेना ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान है और हमने कहां से अपनाया भैया, ब्रिटेन से अपनाया है। भारत में जो नागरिकता है, व्यक्ति का जो आईडी कार्ड बनता है वो सिंगल बनता है ना, राज्य का नहीं होता है, उसमें भारत सरकार का नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे दुनिया के अलग देश हैं जिनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब कि जिस राज्य में व्यक्ति रहता है वो राज्य का आईडी कार्ड अलग होगा और उस देश का अलग होगा, ऐसे करके दोहरी नागरिकता की व्यवस्था वहां पे दी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में कैसी है, सिंगल, एकल नागरिकता। सिर्फ एक ही आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, वही राज्य का होगा, वही राष्ट्र का होगा, वही जिले का होगा, सारी चीजों का वही होगा, जो आपका आइडेंटिफिकेशन एक होगा। ठीक है, तो एकल नागरिकता इसे बोलते हैं। और ये कौन से देश से अपनाई है हमने, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का व्यवस्था या प्रावधान लिया है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान है। कौन सी सूची का है, समवर्ती सूची का। और इस समवर्ती सूची को कहां से अपनाया हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया। आसानी से धैर्य से लिखते चलो, समवर्ती सूची है और इसे कहां से अपनाया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का मतलब है कि इसमें दोनों सरकारें मिलकर के कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची के तहत राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर कानून बनाती है, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची कौन से देश से अपनाई है हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को अपनाया है। इसमें विषयों की जो संख्या है वो 52 है। ऐसी विषय 52 है जिन पर राज्य और भारत सरकार मिलकर कानून बनाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इसे हमने लिया है। आगे बात करते हैं राज्यसभा, काय की बात कर रहे हैं, राज्यसभा है ना। और कौन से आर्टिकल में राज्यसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। आर्टिकल 80 में इसका गठन है। तो राज्यसभा में देखो जो सांसद चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, अनुभव या प्रतिभा हो उनकी अपने आप में। ये अनुभव 2 बार लिख दिया मैंने, एक ही बार है ये वाला शब्द। अनुभव, प्रतिभा या सेवा, इन चीजों के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों को चुना जाता है। किनको चुना जाता है, सदस्यों को। तो ये व्यवस्था कहां से अपनाई है हमने, आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। जो राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ऐसे समझो आप, कितने लोगों को, 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। ये रूल है हमारे यहाँ, आर्टिकल 80 के 4 में है ये प्रावधान। अनुच्छेद 80 के 4 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, 12। और जो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो कौन कौन से क्षेत्रों से होते हैं, तो देखिए उनमें अनुभव होना चाहिए अपने किसी फील्ड का, जो व्यक्ति राज्यसभा में सांसद बनाए जा रहे हैं। प्रतिभा उनकी होनी चाहिए या उन्होंने सेवा करी हो भारत के किसी भी फील्ड में। तो ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से अपनाई है, आयरलैंड के संविधान से अपनाई है कि राज्यसभा में ऐसे लोगों को मनोनीत किया जाना चाहिए जिनकी संख्या कितनी है संविधान में, 12 है। और आर्टिकल 80 का ब्रैकेट में लिख लेना 4, इसमें प्रावधान है इस व्यवस्था का। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। कौन से देश से अपनाया गया, आयरलैंड से अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। एक तरीके से अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, काय की स्थापना की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो आयरलैंड से अपनाया है। और कौन से भाग में, भाग 4 में पढ़ते हैं हम इनको, भाग 4 में। ठीक है, आगे मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाई साहब हमको दिए गए संविधान के द्वारा, भाग 3 में है। और 12 से नहीं, भाग 3 में नहीं है, भाग 3 में ही है बिल्कुल। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग 3 में है, 12 से 35 तक प्रावधान है। आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों को। और कौन से देश के संविधान से अपनाया है, अमेरिका के संविधान से अपनाया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान। और मौलिक अधिकार आप जानते ही हैं, जो नागरिक को दिए हुए हैं, जो आपको हमको भारत के समस्त नागरिकों को प्रदान किए, उन्हें मौलिक अधिकार बोलते हैं। जैसे बोलने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी, कहीं भी मकान दुकान बनाने की आज़ादी, है ना, बहुत सारे मौलिक अधिकार है इसके अंतर्गत। तो वो सब फंडामेंटल राइट्स में ही आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे धर्म की, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत समाप्ति होनी चाहिए, उपाधियों का अंत होना चाहिए, ये सब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत चीजें लिखी हुई हैं। पढ़ेंगे डिटेल में आगे, पहले एक एक लाइन समझो आप।
संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है हमने। हमारे देश में कौन सी व्यवस्था चलती है? संसदीय शासन प्रणाली चलती है साहब। आप जानते ही हैं भारत में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? संसदीय शासन प्रणाली भारत में काम करती है, सर्वाइव करती है। ठीक है, भारत में, हमारे देश में संविधान के हिसाब से संसदीय शासन प्रणाली काम करती है, जिसे ब्रिटेन से अपनाया है। कोई भी कानून, कोई भी बिल जो भी आता है वो संसद के माध्यम से कानून बन करके निकलता है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली। अगली व्यवस्था है आपातकालीन उपबंध। हमारे देश में संविधान में आपातकालीन व्यवस्था भी है, और जो कहाँ से लिए हैं हमने? जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को बीमर का नाम दिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से इन चीजों को अपनाया गया है। आपातकालीन उपबंधों को, 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे यहाँ, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा, वैसे पढ़ा भी चुका हूँ। एक आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है जब कानूनन व्यवस्था फेल हो जाती है राज्यों की, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है या तो बाहरी देश आक्रमण कर दे भारत के ऊपर, या इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या उत्पन्न हो जाए भारत के भीतर, है ना, भारत की सीमाओं के अंदर। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब आंतरिक सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं खराब हो जाए, है ना, कानूनन व्यवस्था फेल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोग हथियार उठा लें, सशस्त्र विद्रोह कर दें लोग, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी, सॉरी माफ कीजिए, इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये आपातकाल की व्यवस्था यहाँ से अपनाई हुई है। विधि का शासन है हमारे यहाँ, बिल्कुल ऐसा कानून का शासन है। कैसा शासन है? विधि का शासन है। तो ये विधि का शासन कौन से देश से लिया? इंग्लैंड से ही अपनाया है हम लोगों ने। एक विशेषता है भारतीय संविधान की कि भारत में जो शासन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। ये व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है भैया। आराम से, धैर्य से लिखते रहो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, ये वाला शब्द आ जाए, विधि के द्वारा स्थापित प्रोसेस या प्रक्रिया, वो जापान के संविधान से अपनाई है हमने। थोड़ा सा ही अंतर है, विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि के द्वारा स्थापित प्रोसेस वो जापान के संविधान से अपनाई है हमने। ठीक है, दोनों पॉइंटों को नोट कर लेना। आगे भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये किस में लिखा है? आर्टिकल 1 में लिखी हुई है ये बात, और अनुसूची 1 में भी लिखी हुई है, दोनों जगह लिखी हुई है ये बात। आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 जब दोनों आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा भारत राज्यों का संघ है। कहने का मतलब भारत किससे मिलकर के बना हुआ है? हमारा जो देश है वो राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। ये आपको आर्टिकल 1 और अनुसूची 1 में लिखा मिलेगा। तो इस व्यवस्था को हमने कौन से देश से अपनाया? कनाडा के संविधान से अपनाया। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है संविधान के। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, कहां से लाई है हमने? पूर्व सोवियत संघ, या वर्तमान नाम क्या है इसका? रूस। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, और वर्तमान नाम इसका क्या है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी संख्या भारतीय संविधान में? 11। और कब शामिल किए गए? 1976 में। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सी समिति के आधार पर शामिल किए गए? तो एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। आगे पढ़ाएंगे डिटेल में जब टॉपिक में पढ़ाएंगे, तो है ना, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं, नोट कर लेना। भारत का जो संविधान है वो कैसा है? अंशतः कठोर भी है और लचीला भी है। ये भी एक विशेषता है हमारे देश के संविधान की। जो हमारे देश का संविधान है उसे कठोर भी कहते हैं, कुछ हिस्सा कठोर भी, अंशतः कठोर भी है और लचीला भी है। दोनों तरह का संविधान है भारत का, मिश्रण है, मतलब कठोर और लचीले का मिश्रण है भारत का संविधान। ना तो कठोर ही है और ना लचीला है, दोनों को साथ में पढ़ाया जाता है संविधान की विशेषताओं में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। चलो देखो, कठोर और लचीले के जो उदाहरण नहीं वो मैं टॉपिक में आगे आपको बताऊंगा, कठोर और लचीले के विषय में बहुत अच्छे से, है ना। जैसे बहुत सारे जो विधेयक, जो कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा बनते हैं, है ना। जैसे कुछ ऐसे कानून होते हैं हमारे यहाँ जो सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं, राष्ट्रपति साइन कर देता है, बन जाते हैं कानून। लेकिन कुछ एक कानून ऐसे हैं कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी, लोकसभा भी पारित करेगी 2/3 बहुमत से, और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है कुछ कानूनों को बनाने के लिए। उसके उदाहरण मैं आगे आपको बताऊंगा, तो आप समझ गए। मान लो आधे राज्य समर्थन नहीं दे रहे हैं तो वो फेल हो जाएगा संसद के भीतर। तो ये कैसा हो गया? कठोर हो गया कि सरल हो गया? कठोर हो गया ये तो। और कुछ ऐसे हैं कि लोकसभा से पारित करा और राज्यसभा से और कानून बन गया। तो लचीला भी है, सरलता से भी कानून बनते हैं, और कुछ कठोरता से भी कानून बनते हैं। तो दोनों प्रकार का मिश्रण है संविधान में, कठोर और लचीला, रट लेना इस बात को। अगला पॉइंट है, भारत का जो संविधान है वो कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
ये शुरू में ही बताना था हमको, लेकिन लास्ट में बता रहे हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लो फिर भी। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित है, और विश्व का सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का संविधान, इसे भी लिख लेना आप। दुनिया का सबसे पुराना या सबसे पहले बनने वाला संविधान अमेरिका का माना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित हाथों से लिखा गया भारत का संविधान है ना। आपको पता ही है 395 आर्टिकल, 22 भाग, 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। वो तो 450 आर्टिकल्स हो गए, 25 भाग हो गए, अनुसूचियां तो 12 ही है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पैट के पेपरों में कई बार ये क्वेश्चन पूछे, भारत में कैसी व्यवस्था एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है? लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। आपसे पूछा जाए कि भारत में न्यायपालिका कैसी है, तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत का मतलब भारत की उच्चतम न्यायपालिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। वो कोई सरकारों का किसी भी तरीके का न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। वो निष्पक्ष तरीके से कानून सम्मत फैसले देते हैं भारत की जनता के हित में, है ना। तो ये भी एक विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि सरकार किसी को दबाती है, सरकार अपने दबाव के अंदर अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को दबाती है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो भी एक विशेषता, उसी के बारे में समझाया गया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है भारत में, ठीक है। ये लोगों को एक तरीके से बचाने का काम करती है न्यायपालिका। जब कानून अगर दबाता है तो उनको सरकारें दबाती है। तो और क्या व्यवस्था है? स्वतंत्र निकाय का व्यवस्था है। निकाय से मतलब है चुनावी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। निर्वाचन आयोग है, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है संविधान में। ये आर्टिकल्स लिख दिए वैसे मैंने याद के लिए आपको। तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है। निर्वाचन आयोग बिल्कुल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर के भारत की जनता के मध्य में हर 5 साल बाद जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, चुनावों का आयोजन बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव आयोग कराता है, जिसमें के सरकारें चुन करके आती हैं और फिर जनता के ऊपर शासन करती हैं और जनता के हित के लिए कार्य करती हैं। तो इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कौन कार्य करता है? चुनाव आयोग, ठीक है, जो कि लोकसभा के चुनाव कराता है, राज्यसभा के चुनाव कराता है, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, राज्यसभा के सांसदों के चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, जो कि 324 से 329 तक इसका प्रावधान है निर्वाचन आयोग का, ठीक। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यवस्था है हमारे यहाँ। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट नोट करेंगे आगे, कैसी व्यवस्था हमारे यहाँ? 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। ये तो आप सब जानते ही हैं भाई, गांव में ही रहते हैं तो सब जानते ही हैं। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो पंचायती जो राज व्यवस्था है वो कितने स्तर की है? 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है हमारे यहाँ, ठीक है। कितने स्तर की है? 3 स्तर की। ये भी एक विशेषता है भारत की। इस 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था वर्ष 1959 में लागू किया गया था नागौर राजस्थान में। इस पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर की है? 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था का भारतीय संविधान में प्रावधान है। सबसे पहले कब लागू किया गया? 1959, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम से संविधान का 70% हिस्सा अपनाया गया है। इसे छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा भारत का इस समय संविधान है, जो संविधान चल रहा है, जो संविधान सम्मत सरकारें काम करती हैं, सरकारें शपथ लेती हैं, सरकारों के मुखिया शपथ लेते हैं, उसका 70% हिस्सा कहां से लिया है हमने संविधान का? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से 70% हिस्सा लिया, नोट कर लो। और दूसरा पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, जो ब्रिटेन से अपनाई है। ये शायद दोबारा लिख गया पॉइंट, ये पॉइंट बच्चों दोबारा लिख गया भैया। एक बार बता दिया कि भारत की संसदीय व्यवस्था चलते हैं हमारे देश में, संसदीय कानून बनाती है, संसदीय सारी चीजें तय करती है, ब्रिटेन से अपनाई है ये व्यवस्था। अगली विशेषता देखो, भारतीय संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष संविधान है भारत का। भारत का संविधान कैसा है बेटा? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। कैसे है धर्मनिरपेक्ष? देखो ऐसे समझो इसे, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। इसका मतलब यह है राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, और सभी धर्म कैसे होते हैं? सभी धर्म समान होते हैं या बराबर होते हैं। इसकी परिभाषा ये है, डेफिनेशन इसकी ये है। राज्य का मतलब सरकारों से है, सरकारों का कोई धर्म नहीं होता भैया, और सभी धर्म समान होते हैं जितने नागरिक अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रह रहे हैं। इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत का संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है।
आगे बात करेंगे भारत में क्या व्यवस्था है, एक और विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक शब्द और जोड़ लेना बीच में, वयस्क। वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है कि जैसे हमारे देश में कोई बच्चा 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है तो उसे काय का अधिकार मिल जाता है, वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। हमारे देश में जब 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेता है कोई बच्चा या बच्ची, तो वो वोट डालने का, मत देने का अधिकारी हो जाता है। मत देने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। तो सरकारें जो चुनी जाती हैं वो कौन से अधिकार पर चुनी जाती हैं, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर। ठीक है, ये मतलब है, ये भी एक विशेषता है भैया हमारे संविधान की। और विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान कैसे राज्य की स्थापना करता है, लोगों का कल्याण होना चाहिए, ऐसे राज्य की स्थापना करता है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, अब कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं आपको याद कराने के लिए। यहां तक ये प्रश्न होगा, कोई सख्त समस्या आपको लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों मित्रों के साथ, और इसका रिवीजन कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको पढ़ करके आ जाना, सुबह इस क्लास का रिवीजन कराएंगे एक एक पॉइंट का, एक एक बच्चे के साथ। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर में। आगे बात करते हैं संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को अपने हाथों से जो लिखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नोट कर लेना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था बच्चों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली एक और विशेषता ये बीच में आ गई, फिर शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था है भारत में। भाई भारत में क्या व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन भी है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में, बिल्कुल ऐसा। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य में, और कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में ये व्यवस्था। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, 7वीं अनुसूची में, बिल्कुल ये विशेषता है। अब आगे बात करते हैं संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने लोगों ने साइन किए, 284 लोगों ने। ये पॉइंट आ जाते हैं, ये प्रश्न है, फैक्ट में लिख लेना इनको। संविधान सभा में लास्ट में अंतिम रूप से कितने लोगों ने साइन किए, कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान की पहली कॉपी कहां पे छापी गई, तो देहरादून में छापी गई थी जी। संविधान जब बनके तैयार हो गया था तो संविधान की जो पहली प्रति छपी, पहली कॉपी छपी, ये कहाँ छपी, देहरादून में छपी थी। ये एक सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय था देहरादून में, तो वहां पे संविधान की पहली कॉपी छापी गई थी, इसे भी लिख लेना। आगे बात करते हैं संविधान के पहले पेज पर भगवान श्री राम का अंकित चित्र अंकित है। संविधान के पहले ही पेज पर जब संविधान को खोलेंगे, मूल प्रति को खोलेंगे, तो पहले पेज पर भगवान श्री राम के चित्र को अंकित किया गया है, ये भी नोट कर लेना, जानकारी आपके लिए। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है भैया, तो भारत के संविधान का जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। अगर ये प्रश्न मोटा मोटी तौर पे आपके सामने कहीं आ जाए तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्लास विदेशी प्रभाव और संविधान की विशेषताओं को लेकर के क्लास बनाई मैंने आपकी। क्लास कैसी लगी आप बताएंगे। यदि कोई प्रश्न है, समस्या है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और क्लास को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ, स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसे अच्छे से पढ़ के आइए, पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, कभी भी जब मंजिल का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको और तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले कि आप बहुत अच्छे से इन टॉपिक को कवर करते चलिए। ठीक है, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।